हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जो एनवीएस एलडीसी प्रिंसिपल का हम पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश जो हमने किया था। आज हम करेंगे पार्ट 2 जो है आपका एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट, जो है आपका जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो पोर्शन हम करने वाले हैं। ये एग्जाम है 2025 का जो आपका 18 मई को हुआ था, उसी में हम कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस करेंगे। सो 31 टू 60 तक हम करेंगे, फिर 61 टू 90 हम अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग तैयारी करें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर की, तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर आपका नाम है महेश तो आप महेश लिखेंगे, सिटी है दिल्ली तो स्पेस देके दिल्ली और स्पेस देके आपका एग्जाम नेम, फॉर एग्जांपल केवीएस प्रिंसिपल है तो केवीएस प्रिंसिपल आप लिखेंगे और शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। आपको आपके एग्जाम से रेलिवेंट सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अगर आप सेल्फ स्टडी में बिलीव रखते हैं, आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। नोट्स आप अगर ऑर्डर करते हैं तो पूरा अपडेटेड सिलेबस के साथ है। जैसे आप केवीएस का नोट्स ऑर्डर करते हैं तो इसमें 12 बुकलेट का सेट होता है आपका। इसी तरीके से एनवीएस ऑर्डर करेंगे तो 11 बुकलेट का सेट है। ईएमआरएस आपकी 10 बुक्स आती हैं और यूपीएससी में भी आपकी टोटल 11 बुक का सेट है जो कि आपका पूरा सिलेबस को कवर करता है। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी। अगर आप हमारे साथ हमारे लाइव रिकॉर्डेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं उस कोर्स को आप सर्च करेंगे और आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अभी अगर हम बात करें, हमारा लाइव बैच जो है स्टार्ट हुआ था 12 मई से, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इवनिंग क्लासेस का टाइम है इसका 5 o'clock हम करते हैं एडमिन एंड फाइनेंस और 8 o'clock आपकी रहती है एजुकेशन साइकोलॉजी, वो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसकी वैलिडिटी है आपको 2 ईयर्स तक की वैलिडिटी आपको इस कोर्स की मिल जाती है। अगर अभी आप इसको परचेज करते हैं तो 3000 रुपये तक का डिस्काउंट कूपन है जो आप यूज़ कर सकते हैं हमारी ऐप पर। और इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर है। इसमें आपके पास जो भी हम क्लास में पीडीएफ पढ़ते हैं वो पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएंगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और इसके साथ आपको हार्ड कॉपी नोट्स भी दिए जाते हैं। अगर आपको चाहिए, मुझे रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए जिसमें मुझे एक बार सारा कंटेंट मिल जाए और मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकूं, तो वो भी अवेलेबल है। और इस रिकॉर्डेड कोर्स में हमेशा जो भी लेटेस्ट लाइव बैच होता है उसी की क्लासेस आपको मिलेंगी। सो केवीएस, यूपीएससी, ईएमआरएस, एनवीएस सभी के लिए रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। और अगर आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको चाहिए कि मैं अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहा हूं, अभी मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं उसके बाद तक, तो हमारे पास लॉन्ग वैलिडिटी का भी कोर्स है। 7 ईयर्स की वैलिडिटी आपको इस कोर्स में मिल जाती है, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। और गारंटेड सिलेक्शन बैच भी है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका सारा पैसा रिफंड हो जाएगा। ये गारंटेड सिलेक्शन बैच भी है जो आप परचेज कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। अब चलते हैं अपने पेपर की तरफ। तो हमारा जो पार्ट 2 है दैट इज एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। आपका एजुकेशन साइकोलॉजी, एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, जो आपका एजुकेशन साइकोलॉजी का पोर्शन भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला है हमारा 31, व्हाट आर द लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम यानी क्या होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है द टेक्स्ट बुक्स यूज्ड फॉर टीचिंग अ टॉपिक। जो टेक्स्ट बुक्स यूज होती हैं वो आपको कोई भी टॉपिक जो है उसको पढ़ाने के लिए यूज करते हैं, वो लर्निंग आउटकम है। सेकंड, द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी टॉट इन करिकुलम। लर्निंग आउटकम हमें ये बताते हैं कि करिकुलम के अकॉर्डिंग कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ाए जाने हैं। थर्ड, स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग व्हाट ए स्टूडेंट शुड मेमोराइज, या फिर ये बताते हैं कि स्टूडेंट को क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा फोर्थ, फॉर्मल स्टेटमेंट आउटलाइनिंग व्हाट ए स्टूडेंट कैन डू आफ्टर लर्निंग ए टॉपिक, या फिर फॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं जो हमें ये बताती हैं कि एक स्टूडेंट कोई भी टॉपिक लर्न करता है तो उसको उसके बाद क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो लर्निंग आउटकम क्या होती है
कि जो आपने लर्न करवाया उसके बाद आप क्या आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं, कि आपने बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाई है तो उसको क्या चीज़ें समझ आ जानी चाहिए, वो इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ कर पाए, रियल लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट कर पाए, वो हमें क्या बताती हैं, हमारे लर्निंग आउटकम्स हमें बताता है। सो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो लर्निंग आउटकम आपकी स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, कॉम्पिटेंसी जो स्टूडेंट जो है एक इंस्ट्रक्शन के बाद लेकर आएगा वो आपको बताती हैं। सो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यही स्टेटमेंट बता रही है, ना तो ये टेक्स्ट बुक्स है, ना लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, और ना ही ये डिस्क्राइब करते हैं कि स्टूडेंट को क्या मेमोराइज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, Which of the following is an example of method used to assess learning outcome? अगेन जो हमारा क्वेश्चन है लर्निंग आउटकम से है, कौन सा मेथड है, कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पर जो कि एक मेथड बताता है कि जिससे हम लर्निंग आउटकम को असेस कर सकते हैं। तो लर्निंग आउटकम के बाद स्टूडेंट ने क्या सीखा उसके लिए असेसमेंट भी जरूरी है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। फर्स्ट, नो असेसमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम के लिए कोई असेसमेंट रिक्वायर नहीं है, ये तो गलत है, क्योंकि अगर आप असेस नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो स्टूडेंट है उसने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें ओनली रिटन एग्जाम, ये भी गलत है कि सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम पर हम रिलायबल नहीं रह सकते। हम कई बार क्विज कर ली, हमने जो है एमसीक्यू टेस्ट भी ले लिया, या हमने वर्बली भी हम कई बार बच्चे से पूछ लेते हैं इस टॉपिक से उसने क्या सीखा, बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो, प्रेजेंटेशन, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये हमारा रेलिवेंट है क्योंकि हम जब लर्निंग आउटकम को असेस करते हैं तो हम सिंगल मेथड यूज़ नहीं करते, हम वेरियस टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करते हैं फॉर द असेसमेंट। तो इसमें कॉम्बिनेशन दिया गया है, पोर्टफोलियो भी है, प्रेजेंटेशन भी है, ग्रुप प्रोजेक्ट भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है और ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये हमारा गलत है। राइट ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, हाउ शुड लर्निंग आउटकम बी रिटन टू एंश्योर क्लैरिटी। लर्निंग आउटकम किस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि क्लैरिटी मिल पाए। तो अगेन लर्निंग आउटकम से है, तो फर्स्ट ऑप्शन यूजिंग कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज टू चैलेंज स्टूडेंट। अगर आप कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा, हमें तो क्लैरिटी चाहिए, तो क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी स्टूडेंट्स को, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत है। सेकेंड, फोकसिंग ऑन थ्योरेटिकल कंटेंट अलोन, सिर्फ थ्योरेटिकल कंटेंट नहीं, प्रैक्टिकल या जो भी आप असेसमेंट यूज कर रहे हैं सबका जो है चीज़ें होनी चाहिए मेंशन, लर्निंग आउटकम से बच्चे ने क्या सीखा, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। थर्ड, यूजिंग एम्बिगुअस लैंग्वेज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। एम्बिगुअस लैंग्वेज, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर लिखना, अस्पष्ट भाषा का यूज़ करना, कोई चीज़ क्लियर नहीं है ना, तो एम्बिगुअस लैंग्वेज अगर आप लिखेंगे तो अगेन क्लैरिटी हमें नहीं मिलेगी, हमें तो क्लैरिटी चाहिए, तो ये भी हमारा गलत है। नेक्स्ट, यूज अनएम्बिगुअस लैंग्वेज, कि अस्पष्ट नहीं बिल्कुल स्पष्ट भाषा में लिखना है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय स्टूडेंट, जिसको स्टूडेंट्स भी समझ पाए, पेरेंट्स भी समझ पाए, टीचर्स भी समझ पाए, सभी के लिए समझने में आसानी होगी। तो अगर हम स्पष्ट भाषा में लिखेंगे, सिंपल भाषा में लिखेंगे तो उससे हमें क्लैरिटी मिलेगी। सो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ EPRAC-R 2.0 सिस्टम। इसके बारे में पूछा गया है, तो जो EPRAC-R 2.0 है ये क्या यूज आता है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट है। सो EPRAC-R 2.0 की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या है, ये जो पोर्टल है किस लिए यूज़ किया गया है ये सिस्टम, कि हम जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है उनको हम मैनेज कर पाएँ, मॉनिटर कर पाएँ, साथ ही साथ जो है असाइन कर पाएँ प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स को कि किसका प्रैक्टिकल एग्जाम है वो हम मैनेज कर पाएँ, यहाँ से एग्जामिनेशन प्रोसेस को हम मॉनिटर कर पाएँ ताकि ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बनी रहे, साथ ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को हेल्प कर पाएँ कि एक्यूरेट और टाइमली रिकॉर्ड जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स का मिल पाए। तो दैट इज अबाउट द प्रैक्टिकल एग्जाम, जिसमें हमने सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल एग्जाम की हैं कि जो है टीचर को असाइन करना है, कैसा एग्जाम है वो देखना है, सारी रिजल्ट्स अपलोड करना है, सारी चीज़ हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन टू मैनेज फैकल्टी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं। सेकंड, टू ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस इन ऑनलाइन क्लास नहीं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन।
थर्ड, टू प्रोवाइड स्टडी मटेरियल फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, नहीं, हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का स्टडी मटेरियल नहीं बल्कि किस लिए यूज करते हैं, टू मैनेज एंड मॉनिटर प्रैक्टिकल एग्जामिनर एंड अपलोड प्रैक्टिकल मार्क्स डाटा। तो हम इससे प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स को भी जो है वो मैनेज कर पाते हैं, उनको मॉनिटर कर पाएंगे, साथ ही प्रैक्टिकल जो डाटा है वो हम उसको अपलोड कर पाएंगे। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या है, हाउ डज द सारांश पोर्टल असिस्ट स्कूल्स एंड पेरेंट्स। तो ये है हमारा सारांश पोर्टल। तो इससे पहले आपको सारांश पोर्टल के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है हमारा सारांश पोर्टल, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर यहाँ पर करेंगे। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो सारांश पोर्टल का काम क्या है, ये डिजाइन किया गया है टू हेल्प स्कूल एंड पेरेंट्स बाय प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल इंसाइट्स इनटू स्टूडेंट्स एकेडमिक रिकॉर्ड्स थ्रू डाटा एनालिसिस, कि बच्चे का जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स है उसको हम एनालिसिस कर पाएँ और वहाँ पर जो है हम यहाँ पर हेल्प कर पाएँ उसके लिए हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर असाइन किया गया है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड या फिर फोर्थ। फर्स्ट है हमारा बाय प्रोवाइडिंग ऑनलाइन स्टडी रिसोर्सेज, सेकेंड बाय मैनेजिंग स्टूडेंट फीस एंड स्टूडेंट एनरोलमेंट, थर्ड बाय ऑफरिंग ए डाटा ड्रिवन सॉल्यूशन टू ट्रैक स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड एड डिसीजन मेकिंग, या फिर फोर्थ बाय ऑफरिंग रियल टाइम एग्जाम इन्फॉर्मेशन। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका काम क्या है, बेसिकली हमारा जो भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स है उसको एनालिसिस करना, डाटा ड्रिवन के फॉर्म में डाटा एनालिसिस करना और एक डिसीजन तक पहुंचना। सो बाय ऑफरिंग ए डाटा ड्रिवन सॉल्यूशन टू ट्रैक स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड एड डिसीजन मेकिंग, राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या कहता है, व्हाट डज द OSIS R2.0 पोर्टल फैसिलिटेट। तो अगेन एक पोर्टल के बारे में है, OSIS पोर्टल है R2.0। इसके बारे में आपको बताना है कि ये जो पोर्टल है ये किसके लिए है, पहले आपको पता होना चाहिए किस चीज के लिए है। सो ये पोर्टल आपका है ऑनलाइन एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बेसिकली ऑनलाइन एफिलिएटेड स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम इस पोर्टल की फुल फॉर्म है, ऑनलाइन एफिलिएटेड स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इससे क्या पता चल रहा है मेरे नाम से कि एक ऐसा पोर्टल है जो कि जब सभी जो एफिलिएटेड स्कूल हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है स्कूल का, किस तरीके से वो यूजफुल है, सेफ एंड सिक्योर किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, फैकल्टी स्ट्रेंथ, इन्विजिलेटर की इवेल्युएशन करना, एकेडमिक कंट्रीब्यूशन पर्पज, फैसिलिटी अवेलेबल करना फॉर टीचर्स, साथ ही साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करना, साइंस एग्जीबिशन और जो है बाकी जो भी बेस्ट प्रैक्टिस है अडोप्टेड बाय द स्कूल, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पोर्टल पर मिल जाएंगी। तो इस पोर्टल पर क्या फैसिलिटेट करता है, ऑप्शन फर्स्ट है हमारा यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ स्कूल फीस, तो स्कूल फीस नहीं, स्कूल फीस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेकंड, डिजिटल लर्निंग एंड ट्यूटरिंग सर्विसेज, ये भी हमारा गलत है। थर्ड, रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ एग्जाम रिजल्ट्स, ये भी नहीं हम करते। तो फोर्थ हमारा क्या है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एफिलिएटेड स्कूल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि फैकल्टी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में है यहाँ पर, जो कि सारी आप इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हो। जैसे आप शाला दर्पण का पोर्टल का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पर आप अपने स्कूल के बारे में इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हो। ठीक इसी तरीके से हमारे पास OSIS है, जितने भी एफिलिएटेड स्कूल है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, फैकल्टी के बारे में, स्टूडेंट डिटेल्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, प्राइमरी बेनिफिट ऑफ लेवरेजिंग ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन। NEP में ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन की बात की गई है, तो इसका क्या बेनिफिट है कि डिजिटल एजुकेशन हम क्यों ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टू अवॉइड द यूज ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड ऑल टुगेदर, कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसको हम बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं। सेकेंड, टू मेक एजुकेशन मोर फोकस्ड ऑन मेमोराइजेशन, या हम चाहते हैं कि बच्चा मेमोराइजेशन पर फोकस करे। थर्ड, टू एंश्योर दैट एजुकेशन
कंटिन्यूज इवन ड्यूरिंग सर्कमस्टांसेस लाइक पेंडेमिक, या हम ये चाहते हैं कि अगर जैसे पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आई थी कोविड, उस टाइम पर भी एजुकेशन चलती रहे, इसीलिए डिजिटल एजुकेशन है। या फोर्थ, टू रिप्लेस ट्रेडिशनल इन पर्सन एजुकेशन कंप्लीटली, या हम ये चाहते हैं कि इन पर्सन एजुकेशन जो है हमारी कंप्लीटली हम जो है उसको एलिमिनेट कर पाएं। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, कौन सा ऑप्शन आपको लगता है यहाँ पर करेक्ट है? तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, ट्रेडिशनल मेथड से क्या हम दूर जाना चाहते हैं? नहीं, हमारी तो एनईपी कहती है कि भाई जो इंडिया के गुरुकुल सिस्टम था उसको भी हम यूज करेंगे, हम जो पुरानी चीजें थी उसको भी हम यूज करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यूज करेंगे, हम तो ब्लेंडेड यूज करेंगे, जो कि यहाँ पर नहीं है। सेकेंड, फोकस ऑन मेमोराइजेशन, एनईपी कहती है रोट मेमोराइजेशन नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं करना, बल्कि हमें क्या करना है, बच्चों के कंसेप्ट क्लियर करने हैं, बच्चों को कंसेप्चुअल नॉलेज जो है वो आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टू रिप्लेस ट्रेडिशनल इन पर्सन एजुकेशन कंप्लीटली, नहीं, हम तो ब्लेंडेड चाहते हैं, हाइब्रिड एजुकेशन हमारे पास होनी चाहिए कि ऑफलाइन और ऑनलाइन हम दोनों ही मेथड के लिए तैयार हैं। सो राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? टू एंश्योर दैट एजुकेशन कंटिन्यू इवन ड्यूरिंग सर्कमस्टांसेस लाइक पेंडेमिक, कि जो भी हमारी सिचुएशन हो, जैसे कोविड के टाइम पर सिचुएशन थी, उस टाइम पर ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो सकती थी, उस टाइम पर हम ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो कर पाए, तो ये हमारा मोटिव है, ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। Which platform is mentioned in NEP as an example of existing e-learning tool for supporting online education? So NEP में ऑनलाइन एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए कौन से पोर्टल की बात की गई है? स्वम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, कोर्सेरा। सो कोर्सेरा पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप जो है अवेल कर सकते हैं, मल्टीपल फील्ड्स में है, उसके बारे में बात नहीं की गई है। व्हाट्सएप के बारे में भी बात नहीं की गई है, यूट्यूब के बारे में भी बात नहीं की गई है। हालांकि हम काफ़ी सारे चैनल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे एनसीईआरटी है, बाकी है उनके यूट्यूब चैनल्स हैं या उनके टीवी चैनल्स हैं, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर बात की गई है एनईपी में, वो हमारी कौन सी है? स्वम पोर्टल। स्वम पोर्टल के बारे में बात की गई है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट है। तो स्वम पोर्टल क्या करता है? स्वम पोर्टल में आपको मैसिव ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं वो आपको मिल जाएंगे, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू ए वैरायटी ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज। तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं, इसके बारे में, पोर्टल के बारे में एनईपी में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39, which of the following is a feature of eCBSE portal and mobile app? eCBSE जो पोर्टल है और मोबाइल ऐप है, उसका कौन सा फीचर है ये आपको बताना है कि eCBSE पोर्टल और हमारी मोबाइल ऐप विच फीचर इज देयर। सो eCBSE हमने क्यों यूज़ की, क्यों हमने डिज़ाइन की है? इसका डिज़ाइनिंग का पर्पज़ है कि डिजिटल लर्निंग जो है वो हम एनहांस कर सकें, जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो ईजिली एक्सेसिबल हों स्टूडेंट्स के लिए भी, एजुकेटर के लिए भी। तो डिजिटल एजुकेशन के साथ डिजिटल जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हो यहाँ पर, उसके लिए मैंडेटरी है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट है सिर्फ, वो नहीं है, असेसमेंट टूल हो सकता है बट ओनली एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो गलत होगा। सेकंड, इट प्रोवाइड्स लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सीबीएसई एग्जाम, नहीं, वो भी प्रोवाइड नहीं करता है। तो नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, नहीं, स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं करने के लिए पोर्टल नहीं है ये। इसका पोर्टल का क्या मकसद है? इट ऑफर्स ए कलेक्शन ऑफ 110 सीबीएसई बुक इन इलेक्ट्रॉनिक फ्लिप बुक फॉर्मेट। फ्लिप बुक फॉर्मेट आपने देखी होगी, कई पीडीएफ आप पढ़ते हो तो पीडीएफ जैसे ये है, ये ऐसे चल रही है, और वो फ्लिप बुक इस तरीके से होती है, इस तरीके से होगी, दोनों पेज यहाँ पर आपको इस तरीके से फ्लिप का ऑप्शन होगा। सो फ्लिप बुक फॉर्मेट में होती है, 110 बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? 3। तो इस पोर्टल पर हमारे पास जो भी बुक्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? द मेन गोल ऑफ रिड्यूसिंग द करिकुलम कंटेंट इन ईच सब्जेक्ट इज। आपने देखा होगा कि जब से एनईपी आई है हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं वो हमने हटाए, और ऐसा नहीं कि एकदम से हटा दिए हैं, कमेटी बैठी है फिर उसके बाद हटाए गए हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल हो गई या हिस्ट्री में से कुछ स्पेसिफिक चैप्टर हो गए। तो जो ये हमने हटाया है, जो करिकुलम कंटेंट को हमने रिड्यूस किया है, इसका गोल क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका टू मेक रूम फॉर रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन, कि बच्चा जो है रटाफिकेशन कर सके, रोट लर्निंग पर फोकस कर सके। नहीं, वो हमारा गलत है, क्योंकि एनईपी कहती है रोट मेमोराइजेशन तो करनी नहीं है, हमें क्या करना है, हमें कंसेप्चुअल नॉलेज जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करनी है। सो रोट लर्निंग नहीं होगी यहाँ पर। सेकेंड है हमारा टू फोकस ऑन एसेंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग।
ये हमारा यहाँ पर करेक्ट है कि हम क्या चाहते हैं कि बच्चा जितनी भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर ऐड करें। हमने वो चीज़ें हटाई हैं जो अब रिलेवेंट नहीं थी, या वो चीज़ें बड़ी क्लासेस में अलग से अपना टॉपिक है चलता आ रहा है, वो है वहाँ पर बच्चा पढ़ सके। सो एसेंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब के लिए ज़रूरी है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। थर्ड है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्कूल डे, वो भी हम नहीं चाहते कि स्कूल डे जो है लेंथ बढ़े, क्योंकि हमने तो करिकुलम का रिड्यूस किया है। फोर्थ, टू डिक्रीज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को रिड्यूस नहीं किया गया है, बल्कि किसी सब्जेक्ट में जो पोर्शन अब हमारे लिए रेलिवेंट नहीं थे या कहीं ना कहीं आगे वाली आने वाली क्लास में डिटेल में दिए गए, उनको हमने हटाया है, राइट। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, सेकंड, एसेंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। What is the importance of multilingualism for children between age 2 to 8 as per NEP? तो multilingualism की जो हमारी NEP है वो किसके बारे में बात करती है? वो बात करती है कि मल्टीपल लैंग्वेज जो है वो बच्चों को आनी चाहिए। तो 2 to 8 की अगर हम एज की बात करें स्पेसिफिकली, तो मल्टी लैंग्वेजिज्म यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है 2 to 8 ईयर्स के बच्चे के लिए, वो आपको बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है कि इट मेक्स चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज स्लोअर, इससे बच्चा लैंग्वेज जो है आराम से सीखेगा, नहीं, लैंग्वेज जो स्पीड है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बच्चा एक से ज़्यादा लैंग्वेज आराम से सीख सकते हैं। इट ओनली यूजफुल फॉर स्टूडेंट इन अर्बन एरिया, नहीं, दोनों के लिए है, रूरल में भी, ऐसा तो नहीं है कि एनईपी सिर्फ अर्बन एरिया में इंप्लीमेंट होगी, सब जगह पर इंप्लीमेंट होगी। इट इज़ इरेलीवेंट टू चिल्ड्रन लर्निंग डेवलपमेंट, चिल्ड्रन के लर्निंग डेवलपमेंट के लिए इरेलीवेंट है, गलत है, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट हम कहीं ना कहीं कहाँ पर रखते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, तो बच्चे का डेवलपमेंट तो यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट, इट हैज़ कॉग्निटिव बेनिफिट एंड एनहांस लैंग्वेज लर्निंग, इसका कॉग्निटिव बेनिफिट है तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ जो लैंग्वेज लर्निंग है वो भी बच्चे की बढ़ती है। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन इज 3, राइट ऑप्शन हमारा थर्ड है। तो मल्टी लैंग्वेज अगर हम लेकर आएंगे तो लर्निंग एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, बच्चे का जो कंटेंट है किसी सब्जेक्ट में वो और ज़्यादा लर्निंग जो है मीनिंगफुल बनेगा, और मल्टी लैंग्वेजिज्म होगा तो चिल्ड्रन जो है मल्टीपल लैंग्वेज सीख पाएगा, उसका सोशल कल्चरल जो पर्सपेक्टिव है वो बढ़ेगा यहाँ पर, और जो है बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, जैसे बच्चे का ब्रेन फंक्शन बूस्ट होगा, मल्टीलिंग्विज्म से प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस उसको देखने को मिलेगी, ठीक है, तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट यहाँ पर जो है बेसिकली हो रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर जो 42 है वो हमारा क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एनईपी, अगेन एनईपी से क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनईपी द प्रेफर्ड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर यंग चिल्ड्रन अंटिल एटलीस्ट ग्रेड 5, कि ग्रेड 5 तक जो बच्चों को इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए उसकी लैंग्वेज क्या होगी, उसकी मीडियम क्या होगी, वो आपको बताना है। सो ऑप्शन फर्स्ट हिंदी, नहीं, हमारी एनईपी क्या कहती है, हमारी एनईपी कहती है कि बच्चे को 5वीं कक्षा तक जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो उसका मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, जो उसकी होम लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, वो होनी चाहिए, और प्रेफरेबली वो कहाँ तक होनी चाहिए, टिल द क्लास 8 तक होनी चाहिए। तो हिंदी भी नहीं होगी, इंग्लिश भी नहीं होगी, कोई लैंग्वेज जो स्कूल चूज करेगा वो भी नहीं होगी, क्या होगी, रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, या जो मदर टंग है वो होनी चाहिए। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन इज हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। इससे क्या होगा, बच्चे का कॉम्प्रीहेंशन कंसेप्ट जो है वो क्लैरिटी होगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, और बच्चा कहीं ना कहीं अपनी रीजनल लैंग्वेज में और बेटर तरीके से सीख पाएगा एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। According to Vygotsky, what role do cultural tools play in cognitive development? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वाइगोत्स्की ने कल्चरल टूल की बात की है, तो कल्चरल टूल जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करते हैं। फर्स्ट, द ओनली इम्पैक्ट फिजिकल स्किल एंड मोटर डेवलपमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। सेकंड हमारा जो है क्या है कि क्या ये सिर्फ फिजिकल मोटर डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, नहीं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है हमारा। सेकंड, दे लिमिट कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय रेस्ट्रिक्टिंग थिंकिंग टू कंक्रीट एक्सपीरियंसली, नहीं, इससे भी नहीं, तो हमारी क्या है नॉलेज, हमारी तो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, वो नॉलेज जो है यहाँ पर मिलती है। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या कहता है, दे help develop cognitive abilities by providing framework
फॉर थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये हमारा कहीं ना कहीं करेक्ट है कि इससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, फ्रेमवर्क जो है थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंक्रीज होगा। फोर्थ है हमारा नो सिग्निफिकेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जबकि हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड है। तो कल्चरल टूल कौन से होते हैं, अगर आपने एनवीएस वाइस प्रिंसिपल का पेपर देखा था तो वो हमने सोल्व किया था, वहां पर भी हमने बात की थी। सो कल्चरल टूल हमारे क्या है, बेसिकली कल्चरल टूल हमारे लैंग्वेज, सिंबल, टेक्नोलॉजी, सोशल कस्टम, ठीक है, ये हमारे सब क्या है, ये हमारे कल्चरल टूल हैं। तो इससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्रीज होता है, इससे जो है हम सोच क्या रहे हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, तो इससे आसानी मिलती है। तो ये हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज़ को समझने में कि कोई पर्सन कैसे सोचेगा, कैसे रीजनिंग पावर उसकी बढ़ेगी, उसको स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं फॉर द मेंटल फंक्शन। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में फोकस होता है। नेक्स्ट है हमारा अगेन वाइगोत्स्की की थ्योरी से है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 44। Vygotsky believed that language plays a critical role in cognitive development because Vygotsky कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसमें क्रिटिकल रोल प्ले करती है। कैसे, वो आपको बताना है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कहता है इट इज नॉट नेसेसरी फॉर हाई ऑर्डर थिंकिंग, कि हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए जरूरी नहीं है, जबकि ये लैंग्वेज क्या करती है, आपको रीजनिंग पावर देती है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर देती है, आपको प्लानिंग पावर देती है, तो वो सब देती है। सेकेंड ऑप्शन हमारा कहता है प्रोवाइड्स अ वे टू एक्सप्रेस आइडिया, आस्क क्वेश्चन एंड लिंक द पास्ट इन द फ्यूचर। तो अगर आपको लैंग्वेज आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। आप जो है आइडिया भी अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ पास्ट को फ्यूचर से कनेक्ट भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा लिमिट थिंकिंग डू व्हाट कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व। ये आपकी थिंकिंग को लिमिट कर देता है कि आप डायरेक्टली क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, जबकि ऐसा नहीं है। आपके सेंसरी एक्सपीरियंस आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड होता है, लैंग्वेज में सेंसरी डेवलपमेंट भी हो रहा है। नेक्स्ट हमारा ओनली हेल्प विद मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, नहीं, इससे तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो भी डेवलप होता है। सो लैंग्वेज एक टूल है फॉर द थॉट, ये वाइगोत्स्की का कहना था कि लैंग्वेज एंड थॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी के भी डेवलपमेंट में। तो इससे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप अपने आइडिया एक्सप्रेस कर सकते हो, आप कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, प्लान कर सकते हो फ्यूचर के लिए, एंगेज कर सकते हो सेल्फ टास्क और इनर स्पीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या है, व्हाट फिजिकल डेवलपमेंट चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर। तो जो प्री स्कूल ईयर है उस टाइम पर बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट होता है। अब जो प्री स्कूल ईयर है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, प्री स्कूल ईयर इज 3 to 5 ईयर्स, ठीक है, 3 to 5 ईयर्स तक जो आप प्री स्कूल कर रहे हैं उस टाइम पर क्या है और मोटिव हमारा किस तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो जब बच्चा प्री स्कूल में होता है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि जो लार्ज मसल डेवलपमेंट है, जैसे रनिंग, जंपिंग, क्लिपिंग। फाइन मोटर स्किल होता है जो हमारी जो है स्मॉल मसल्स है उसका जो है डेवलपमेंट होता है, जैसे ड्राइंग करना सीख जाता है बच्चा, कटिंग विद सीजर, बटनिंग, ये सब चीज़ें सीख जाता है। और इस टाइम पर इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल स्किल्स वो भी डेवलप होती हैं, लेकिन सबसे मेन क्या होता है, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है एट द 3 to 5 ईयर। तो मोर फोकस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या 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 है हमारे पास। सबसे पहला डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेगुलेशन होता है बट इतना प्रोमिनेंट नहीं, सो ये हमारा नहीं है। सेकेंड, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल, तो ये हमारा सबसे ज्यादा रहता है कि आपकी जो लार्ज एंड स्मॉल मसल्स हैं उन पर मोटर जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं, ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल्स। थर्ड, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, फिजिकल ज्यादा प्रोमिनेंट होता है यहाँ पर डेवलपमेंट, वो कॉग्निटिव से ज्यादा होता है। नेक्स्ट, मेजर ग्रोथ इन सोशल स्किल, यहाँ पर डेवलपमेंट सब में होता है, ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट जो है सिर्फ फिजिकल में हो रहा है, डेवलपमेंट सब में हो रहा है। सोशल स्किल्स भी बढ़ रही हैं, इमोशनल भी बढ़ रहा है, कॉग्निटिव एबिलिटी है वो भी बढ़ रही है, बट सबसे ज्यादा किस में होता है, सबसे ज्यादा फोकस हमारा जो है किस पर होता है, फिजिकल पूछा गया। वैसे भी फिजिकल डेवलपमेंट में क्या चेंज होता है, तो फिजिकल हमारा ये है जहां पर ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल जो है वो बच्चे की डेवलप हो रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। द सैटेलाइट इमेजरी बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर एफिलिएशन हेल्प स्कूल बाय, जो सैटेलाइटरी बेस्ड सिस्टम है जिससे कि आप स्कूल को एफिलिएट कर सकते हैं, उससे क्या हेल्प मिलती है वो आपको बताना है। व्हाट हेल्प यू
जो आपकी सैटेलाइट वाला सिस्टम है उससे आपको क्या हेल्प मिलती है। तो सबसे पहला ऑप्शन मैपिंग स्कूल, तो सैटेलाइट की बात है तो स्कूल को मैप करना, गूगल प्ले स्टोर पर जो आपकी गूगल मैप पर जो आपकी लोकेशन है वो देखना। सो मैपिंग स्कूल लोकेशन यूजिंग जियो टैग फोटोग्राफ, तो जियो टैग फोटोग्राफ से आप स्कूल की लोकेशन मैप कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा अगर आप कभी कैब बुक करते हो तो आपकी जो लोकेशन है वो तो जाती है लेकिन साथ में फोटो जाता है कि यहाँ पर पर्सन जो है ये एरिया है लोकेशन के अकॉर्डिंग, तो वो फोटो टैग्ड हो जाता है। तो यही हेल्प हमें यहाँ पर मिलती है कहीं ना कहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। आगे भी देख लेते हैं, स्कूल फैसिलिटी की डिटेल मैनेज होती है, नहीं, क्योंकि हम लोकेशन की बात कर रहे हैं। थर्ड, मॉनिटरिंग एग्जाम रिजल्ट्स, ये भी हमारा नहीं है। फोर्थ, जनरेटिंग डिजिटल सर्टिफिकेट टू स्टूडेंट्स, ये भी नहीं है। तो जो लोकेशन है स्कूल की उसको हम मैप कर पाते हैं विद जियो टैग फोटोग्राफ। सो राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ OSAMS R2.0, और क्या है इसकी फुल फॉर्म? ऑनलाइन स्कूल एफिलिएशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जो अभी हमने पढ़ा था, राइट। अभी एक और क्वेश्चन आया था इससे, तो इसका पर्पस क्या है वो आपको बताना है कि क्या पर्पस है इसका। तो बेसिकली क्या है, ऑनलाइन स्कूल एफिलिएशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसने क्या कर दिया, इसने प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया है कि अगर कोई भी स्कूल अपनी एफिलिएशन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो पूरा प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है विद अ गवर्निंग बॉडी, जैसे कि CBSE है। जो भी सबमिशन है डॉक्यूमेंट्स वो आप डिजिटली सबमिट कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटली अवेलेबल है, तो वो यहाँ पर आसान हो गया है। तो फर्स्ट है हमारा टू ऑटोमेट द एंटायर प्रोसेस ऑफ स्कूल एफिलिएशन एंड मॉनिटरिंग। तो फर्स्ट ही हमारा इस पर्पस को सोल्व करता है, ये पोर्टल के बारे में पूरी सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि एंटायर प्रोसेस जो स्कूल एफिलिएशन का है उसको ऑटोमेट कर दिया गया, मॉनिटर हम कर सकते हैं। सेकंड, टू प्रोवाइड रियल टाइम एग्जाम इन्फॉर्मेशन, नहीं। टू मैनेज स्कूल डाटा ड्यूरिंग एग्जाम, ये भी गलत है। एंड फोर्थ, टू ट्रैक अटेंडेंस इन स्कूल, ये भी हमारा गलत है। सो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है? राइट ऑप्शन है हमारा फर्स्ट जो है, ठीक है। तो एक ऐसा पोर्टल जो कि स्कूल एफिलिएशन प्रोग्राम को सही से बना रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मॉनिटर भी कर रहा है कि कॉम्प्लायंस जो है विद रेगुलेशन है कि नहीं, एकेडमिक परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहा है, इंश्योर कर रहा है कि रिक्वायर्ड जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे मेंटेन रहे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या है हमारा? What is important consideration for principals regarding the performance of student in report card? स्टूडेंट जो रिपोर्ट कार्ड आती है उसमें मेन जो मोटिव है वो क्या है, क्या कंसिडरेशन है फॉर प्रिंसिपल? टू एक्सक्लूड एनी सब्जेक्टिव असेसमेंट फ्रॉम रिपोर्ट कार्ड, नहीं। हमारा रिपोर्ट कार्ड तो क्या होना चाहिए, हमारा रिपोर्ट होना चाहिए होलिस्टिक डेवलपमेंट जो उसमें बताई जाए। इसके लिए हमारे पास एक बॉडी भी है, परख, है ना, कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो रिपोर्ट कार्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ मार्क्स नहीं होने चाहिए बल्कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल सब डेवलपमेंट्स के बारे में बात होनी चाहिए। तो ये कहता है कि सब्जेक्टिव असेसमेंट एक्सक्लूड कर दे रिपोर्ट कार्ड से, नहीं, गलत हो जाएगा, इंक्लूड करनी है। टू ओनली फोकस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट्स, नहीं, वो स्पोर्ट्स में कैसा कर रहा है, बाकी अदर एक्टिविटीज में कैसा कर रहा है, वो भी रिपोर्ट कार्ड में होना चाहिए। तो सेकंड भी हमारा गलत है। थर्ड, टू अवॉइड मेंशनिंग कॉम्पिटेंसीज इन द रिपोर्ट कार्ड। कॉम्पिटेंसी तो बच्चे की मेंटेन करनी है कि किस एरिया में बच्चा अच्छा कर रहा है, किस एरिया में वीक है, कहां पर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है, सब चीजें होनी चाहिए। फोर्थ, टू मेंशन परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंसी इन द रिपोर्ट कार्ड। तो ये हमें करना है कि ये हमें मेंटेन करनी है। ये यहाँ पर अवॉर्ड था, यहाँ पर ओनली था, यहाँ पर एक्सक्लूड था, तो इसलिए तीनों गलत है। यहाँ पर है कि जो बच्चे की कॉम्पिटेंसी है वो हमें मेंशन करनी है रिपोर्ट कार्ड में, तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ इज द राइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49. The JNV principal has to take the following steps to admit the students in class 11th for the वैकेट सीट। तो जो भी बच्चे के लिए क्लास में 11th में जब एग्जाम लेते हैं जो भी खाली सीट बच जाती है उस पे जो बच्चा है, जो प्रिंसिपल है, उसके क्या काम है वो आपको बताना है, क्या स्टेप्स लेगा। आइडेंटिफाई द एक्टिविटी स्टेप विच इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल, आपको वो स्टेप बताना है जो कि प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, यू कैन कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। फर्स्ट ऑप्शन कहता है स्टूडेंट्स आर इंटीमेटेड बाय स्पीड पोस्ट फॉलोड बाय SMS अबाउट देयर सिलेक्शन एंड रिक्वेस्टिंग देम टू सबमिट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इन स्कूल।
स्कूल, तो बच्चों को जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू डॉक्यूमेंट भी भेजे जाएंगे, एसएमएस भी भेजा जाएगा कि बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, और उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर दे स्कूल में। सेकेंड, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल एडमिशन स्टेटस, एडमिशन इज गिवन टू लोकल स्टूडेंट्स फॉर रिमेनिंग वैकेंट सीट्स। और जो है पूरा प्रिपरेशन करने के बाद जब हम पूरा फाइनल एडमिशन स्टेटस देख लेंगे तो एडमिशन हम किसको देंगे, एडमिशन हम देंगे लोकल स्टूडेंट्स को, जो भी वैकेंट सीट रहेगी हमारी उस पर। थर्ड है हमारे पास, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिसीविंग ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रोविजनल एडमिशन इज गिवन। जैसे ही डॉक्यूमेंट आ जाएंगे और जो है टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बच्चे को प्रोविजनली एडमिशन दे दिया जाएगा। फोर्थ, व्हेन द मेरिट लिस्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम एजेंसी, लिस्ट इज वेरीफाइड विद रिस्पेक्ट टू कैटेगरी, अर्बन, रूरल और डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। तो जैसे ही हमारे पास लिस्ट आ जाएगी एजेंसी से, हम लिस्ट को वेरीफाई करेंगे जो है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, अर्बन, रूरल, उसके अकॉर्डिंग। सो कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं करता है, जो प्रिंसिपल की ड्यूटी नहीं है, वो आपको बताना है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सेकेंड ऑप्शन, कि जब लिस्ट बन जाएगी तो एडमिशन जो है लोकल स्टूडेंट को दिया जाए। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। ये क्वेश्चन हमारा वीपी में भी था, लगभग सेम था, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो है उससे क्वेश्चन पूछा गया है जीन पियाजे की थ्योरी से, कि क्या होगा यहाँ पर जो बच्चा है कौन सा एग्जाम्पल है जो कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो है बेस्ट यहाँ पर दिखा दे रहा है। सो ये हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है, एक ऐसी स्किल जो कि जीन पियाजे ने अपने चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस में जो है डिफाइन की है। तो टिपिकली ये हमारी कब डेवलप होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि एडोलसेंस में। इससे बच्चा हाइपोथेसिस बना पाता है, वो समझ पाता है कि अगर ये होगा या ये होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं तो ऐसा होगा। वो अपनी पॉसिबिलिटी इमेजिन कर पाता है, लॉजिक यूज कर पाता है डिडक्ट के लिए, और आउटकम जो है बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस यहाँ पर दे पाता है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट है हमारा स्टूडेंट मेमोराइजिंग द स्टेप फॉर सॉल्विंग ए मैथ प्रॉब्लम। तो ये तो डिडक्टिव रीजनिंग नहीं, हाइपोथेटिकल नहीं है कि बच्चा जो है बस मैथ की प्रॉब्लम्स जो है उसको सोल्व करने के लिए मेमोराइज कर रहा है, तो दिस इज कंप्लीटली अ मेमोराइजेशन। सेकंड, चाइल्ड कैटेगराइजिंग एनिमल बेस्ड ऑन फिजिकल ट्रेट्स लाइक साइज एंड कॉलम, साइज एंड कॉलम के अकॉर्डिंग बच्चा जो कैटेगराइज कर पा रहा है एनिमल, तो ये भी उसका डेवलपमेंट पहले हो जाता है, इस स्टेज में नहीं होता। एंड एडोलसेंस इमेजिनिंग हाउ लाइफ वुड बी डिफिकल्ट इफ पीपल डिड नॉट हैव टू स्लीप। अगर लोगों को सोने को नहीं मिलेगा तो लोगों की लाइफ कैसी होगी, हाइपोथेसिस है। तो ये वाली क्या है, ये हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग है। सो राइट ऑप्शन हमारा थर्ड है। नेक्स्ट हमारा कहता है पर्सन लर्निंग टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट शेप बाय टच। तो ये भी हमारा सेंसरी डेवलपमेंट पहले ही हो जाता है, इस स्टेज में नहीं होता। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या है, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग एज डिस्क्राइब बाय द जीन पियाजे। जीन पियाजे जी के अकॉर्डिंग जो फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो फॉर्मल जो ऑपरेशनल थिंकिंग है उसमें बच्चे को क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सो फॉर्मल जो है यहाँ पर वो बेसिकली अपना लॉजिकल रूल समझने लग जाता है। 11 एंड अबव या 12 एंड अबव हम इस स्टेज को बोलते हैं। इसमें बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो हमने ऊपर पढ़ा वो आ जाती है। एबिलिटी टू थिंक अबाउट पॉसिबिलिटी, फ्यूचर सिनेरियो के बारे में बच्चा सोच पाता है, सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाता है, ये सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं। तो द एबिलिटी टू फोकस ओनली ऑन कंक्रीट एंड रियल वर्ल्ड, नहीं, इससे आगे भी बच्चा सोच सकता है। द एबिलिटी टू परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी हमारा गलत है। थर्ड, मेमोराइज फैक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ये हमारा मेमोराइजेशन का एग्जांपल है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। उसमें कौन सी एबिलिटी आ जाती है, हाइपोथेटिकली भी और डिडक्टिवली। सो द एबिलिटी टू रीजन डिडक्टिवली एंड थिंक हाइपोथेटिकली, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। हाउ डज फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग इम्पैक्ट अडोलसन इंटरेस्ट एंड बिलीव। किस तरीके से जो है जो फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग है बच्चे के अडोलसन्स के इंटरेस्ट और बिलीव्स पर किस तरीके से अफेक्ट डालती है, ये आपको बताना है। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एडोलसेंस टेंड टू फोकस मोर ऑन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स देन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ये गलत है, एब्स्ट्रैक्ट पर भी फोकस करता है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट आ चुकी होती है।
Adolescents often develop strong interest in idealistic और hypothetical words and social issue. जो adolescence है हमारा, उसमें hypothetical reasoning भी आ जाती है, social issue के बारे में भी सोचता है, उसके ideology जो interest है वो भी उसका strong हो जाता है, ये हमारा correct है. Third, adolescents become uninterested in abstract subjects like science fiction, political cause. नहीं, बच्चा तो जो कि इंटरेस्ट लेता है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, पॉलिटिक्स में, साइंस में, फिक्शन में. नेक्स्ट हमारा adolescents are less critical of other action and beliefs. लेस नहीं होते, वो पूरे क्रिटिकल होते हैं क्योंकि उनमें अपनी समझ आ जाती है, हाइपोथेटिकल है, डिडक्टिव रीजनिंग है, तो वो सब करते हैं. तो सेकंड ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर, वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 53. विच टाइप ऑफ लर्निंग मेथड इज पार्ट ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग इन डिजिटल वर्ल्ड? ब्लेंडेड लर्निंग जहां पर आप ऑफलाइन भी यूज कर रहे हैं और जहां पर आप ऑनलाइन भी यूज कर रहे हैं. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, वो आपको बताना है. तो जहां पर आप ट्रेडिशनल फेस टू फेस क्लासरूम प्लस डिजिटल या ऑनलाइन एजुकेशन हम दोनों यूज कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है. सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा DIY. DIY ऑपरेशन होगा तो हम क्या करेंगे, हम जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, बच्चे को लर्निंग दे सकते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग भी प्रमोट कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं. सो DIY एक्सपेरिमेंट में हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, ब्लेंडेड, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी. सेकंड, पैसिव लिसनिंग टू पॉडकास्ट. ये नहीं हमारा, ये तो बस सिर्फ लिसनिंग है, एक ही तरफ से नॉलेज हो रही है ना. सेकंड हमारा मेमोराइजेशन ड्रिल, तो ये मेमोराइजेशन का एग्जांपल है. थर्ड, प्योर लेक्चर बेस्ड भी हमारा पूरा कंप्लीटली ऑफलाइन होगा, ये भी नहीं है. सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, DIY यानी कि डू इट योरसेल्फ, जहां पर आप दोनों ही मेथड यूज कर सकते हैं, ब्लेंडेड, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. सो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट, DIY एक्सपेरिमेंट्स. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 54. Which of the following is the classical format of experiential learning? एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कौन सा क्लासिकल फॉर्मेट है? तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जहां पर बच्चा खुद से चीज़ों को करके सीखता है, डू इट योरसेल्फ. ठीक है, जब बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, बच्चा खुद से चीज़ें करके सीखता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो है क्लासिकल फॉर्मेट क्या है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का. फर्स्ट, मॉडर्न क्लासरूम टीचिंग, ये तो नहीं है, मॉडर्न है तो. सेकेंड, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, नहीं. थर्ड, ऑनलाइन लेक्चर्स भी नहीं है. हमारा ट्रेडिशनल क्लासिकल फॉर्मेट क्या है, गुरुकुल सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया. राइट ऑप्शन हमारा थर्ड है. गुरुकुल में क्या होता था, स्टूडेंट वहीं पर रहता था, सारी चीजें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो रही है, सब चीजें खुद से कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग जो है चीजों को वहां पर सीख रहा है. तो जो हमारा गुरुकुल सिस्टम है वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करता था, जहां पर स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था, बच्चा वहीं गुरु के साथ रह रहा है, वहीं पर उसको नॉलेज मिल रही है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिल रहा है, प्रैक्टिकल जो है एक्सपीरियंस मिल रहा है, डिसिप्लिन वहां पर सीख रहे हैं. सो एकेडमिक, एथिक्स, लाइफ स्किल्स यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है. तो हमारा राइट ऑप्शन थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55. Which of the following is not a key component of experiential learning? एक्सपीरियंशियल लर्निंग से ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक्सपीरियंशियल लर्निंग का की कंपोनेंट नहीं है, वो आपको बताना है. विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. फर्स्ट अगर हम बात करें, लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्शन. लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्शन करेगा तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी. ठीक है, बच्चा जो है यहाँ पर अपनी थिंकिंग डेवलप कर पाएगा, अपनी थिंकिंग जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाएगा. सेकंड, कोलैबोरेटिव लर्निंग, जब अपने पीयर्स के साथ है और अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, तो वो भी हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है. थर्ड है पैसिव ऑब्जर्वेशन. पैसिव ऑब्जर्वेशन में जो है उसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिले, वो हैंड्स ऑन नहीं कर रहा है, डू इट योरसेल्फ नहीं है, खुद से नहीं कर रहा है. तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पर है जो कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का की कंपोनेंट नहीं है. फोर्थ, एक्टिविटी. तो एक्टिविटी बेस्ड तो लर्निंग हम बोल ही रहे हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वहां पर होगी. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56. What is the primary goal of art integrated learning? आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के बारे में हमारी एनईपी बात करती है. तो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में प्राइमरी जो गोल है वो हमारा क्या है? सो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का मतलब क्या है? आप वेरियस आर्ट फॉर्म्स यूज करो, जैसे विजुअल, परफॉर्मिंग, फोक आर्ट्स, ये आप यूज करो बच्चों को सिखाने के लिए, है ना. तो लर्निंग इससे क्या होगी? एंगेजिंग होगी, क्रिएटिव होगी, मीनिंगफुल बनेगी, बच्चे की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, उसमें रिटेंशन पावर बढ़ेगी. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द
आर्ट बेस्ड, टू रिप्लेस ट्रेडिशनल मेथड विद आर्ट बेस्ड नहीं, आर्ट बेस्ड टीचिंग तो ये कहते हैं कि आप ट्रेडिशनल मेथड के साथ इंक्लूड करो, अपना सब्जेक्ट आप पढ़ा उसके साथ आप आर्ट इंक्लूड करो, ना कि आप बिल्कुल रिप्लेस कर दो, तो फर्स्ट गलत है। सेकंड, टू टीच आर्ट ए सेपरेट सब्जेक्ट, क्या आर्ट को बिल्कुल सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, नहीं, इंटीग्रेट करना सब्जेक्ट के साथ, सेपरेट सब्जेक्ट नहीं बनाना। टू फोकस ओनली ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स, नहीं, परफॉर्मिंग विजुअल जो भी आर्ट्स है वो आप अलग अलग इसमें यूज कर सकते हैं। थर्ड, टू इंटीग्रेट आर्ट विद ऑल सब्जेक्ट टू एनहांस लर्निंग, तो आर्ट इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि सभी सब्जेक्ट के साथ आप आर्ट को इंटीग्रेट करो ताकि लर्निंग जो है वो आपकी एनहांस हो। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। 57 हमारा क्या है, द एडमिशंस ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल लार्जली डिपेंड ऑन, बच्चे का एडमिशन अगर आप किसी स्कूल में करवाते हो आप किस चीज पर फोकस करते हो, किस चीज पर सबसे ज्यादा जो है डिपेंड करता है। फर्स्ट है हमारा सीसीएन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, तो ऑब्वियसली आप करिकुलम एक्टिविटीज क्या है, सीसीए क्या है वो आप देखते हो, बट सिर्फ वो नहीं देखते, एकेडमिक भी उसके साथ देखोगे। सेकंड, एकेडमिक एक्सीलेंस, सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस भी नहीं देखते, आप देखते हो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होगा, वहां पर एडमिशन करवाना है। थर्ड, स्पोर्ट्स एंड गेम कंडक्टेड, वो भी आप देखोगे लेकिन उसके साथ अदर पर्सपेक्टिव भी। नेक्स्ट हमारा ब्रांड नेम एंड इमेज, तो राइट ऑप्शन क्या है, ब्रांड नेम एंड इमेज। आप क्या किसी ऐसे स्कूल में जाते हो जिसका नाम आपने नहीं सुना हो, आसपास में कोई छोटा स्कूल है, आप उसके पास जाके पूछते हो कि आपके पास होलिस्टिक डेवलपमेंट, एकेडमिक किस तरीके से है, स्पोर्ट्स गेम क्या है, नहीं, हम ज्यादातर उसी स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं जिसकी हमने ब्रांड नेम सुना हो, जिसकी इमेज अच्छी हो, जिसका हमने नाम सुना हो। तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे होता है, सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करता है, आपकी स्कूल की ब्रांड नेम क्या है, आपकी इमेज क्या है। अगर ऐसा होता कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीजें अच्छे से फोकस करती, तो दिल्ली के सरकारी स्कूल का एग्जाम्पल लें तो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार है, सारी चीजें हैं बेटर, सारी चीजें, लेकिन हम गवर्नमेंट स्कूल में तो बहुत कम है जो फिर भी करवाते हैं, जो अगर अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल, तो वो उन्हीं में जाते हैं जहां पर ब्रांड नेम और इमेज है। तो राइट ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। Which of the following best describe एरिक्सन साइकोलॉजिकल, जो है फिजियो सोशल डेवलपमेंट जो थ्योरी दी थी एरिक्सन ने, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, और आपको क्या बताना है कि जो हमारा एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी है उसमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन फर्स्ट है, इट इज बेस्ड ऑन मोरल रीजनिंग अलोन, नहीं, मोरल रीजनिंग नहीं, एरिक्सन ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के भी बारे में बात की है। सेकेंड ऑप्शन, इट इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ 8 स्टेजेस ईच विद सेंट्रल क्राइसिस टू रिजोल्व, तो यस 8 स्टेजेस जो हैं वो जरूर दी गई हैं। थर्ड, इट सोली ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करती है, नहीं। फोर्थ, इट फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट ओनली, क्या सेल्फ कंसेप्ट पर बात करती है, नहीं, हमारी थोड़ी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पर बात करती है, सोशल इंडिविजुअल फैक्टर्स पर भी बात करती है, सोशल इमोशनल एस्पेक्ट्स, आइडेंटिटी, इन सब चीजों पर बात करती है। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है कि इसमें 8 स्टेजेस दी गई हैं, ठीक है, विद अ सेंट्रल क्राइसिस टू रिजोल्व, तो सेकंड ऑप्शन हमारा जो है वो यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा 59। 59 हमारा क्या है, विच वन अमंग द फॉलोइंग will be most effective way to prevent drug abuse among adolescents, अगर आपको adolescents में जो है ड्रग अब्यूज को रोकना है तो कौन सा सबसे सही मेथड होगा। फर्स्ट, इग्नोरिंग पीयर बिहेवियर एंड फोकसिंग ओनली ऑन पेरेंटल कंट्रोल, कि पीयर बिहेवियर को हम बिल्कुल इग्नोर कर दे, सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल पर सपोर्ट, पेरेंटल पर ही जो है वहां पर हमारा कंट्रोल रहे कि हम उसी पर फोकस करें, क्या ये होगा, नहीं, हमारा जो है टीचर पीयर सब पर डिपेंड करेगा। सेकेंड, स्केयर टैक्टिक्स एंड वार्निंग लेबल्स ऑन प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट पे तो वार्निंग लेबल्स होते ही हैं, स्केयर टैक्टिक्स भी होती हैं, क्या उससे फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, तो सेकंड भी हमारा गलत है, सिर्फ उस पर भी रिलाई नहीं कर सकते। एनकरेजिंग पीयर प्रेशर एज ए डेटरेंट, नहीं, पीयर प्रेशर भी नहीं बढ़ा सकते हैं। फोर्थ है, टीचिंग एडोलसेंट्स हाउ टू रेजिस्ट सोशल प्रेशर थ्रू सोशल ट्रेनिंग एंड इंटरेक्टिव मेथड, तो ये जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है, जो क्या कहता है कि एडोलसेंट्स को हम ये सिखाएं कि किस तरीके से सोशल प्रेशर जो है उसको रेजिस्ट करना है, उसका विरोध कैसे करना है, स्किल ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करें, इंटरेक्टिव मेथड हम प्रोवाइड करें। सो रिकॉग्नाइजिंग एंड रेजिस्ट पीयर प्रेशर, मेक इनफॉर्मल हेल्दी डिसीजन, बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉपिंग स्ट्रेटेजी, एम्पावरमेंट इन एजुकेशन, ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं एज ए ड्रग प्रिवेंटिव प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 60। सो क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या कहता है,
Which of the following best describe the integration of sports in the new curriculum post NEP? NEP में आर्ट इंटीग्रेटेड की हमने बात कर ली, तो स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड की भी बात की गई है। तो स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है? यू कैन कमेंट इन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो स्पोर्ट्स इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, बच्चे में 21st सेंचुरी जो स्किल्स है जैसे टीम वर्क, लीडरशिप, कोलैबोरेशन, डिसिप्लिन, रेजिलेंस, फिजिकल मेंटल वेलबींग, वो यहाँ पर डेवलप होंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन कहता है स्पोर्ट्स ओनली बी इंक्लूडेड इन फिजिकल एजुकेशन क्लास। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें तो स्पोर्ट्स इंटीग्रेट करनी है बाकी सब्जेक्ट के साथ भी। सेकंड, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन विल हेल्प स्टूडेंट डेवलप लाइफ स्किल सच एज कोलैबोरेशन, टीम वर्क एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये ठीक है हमारा कि जो स्पोर्ट्स है उससे बच्चे में क्या होगा? कोलैबोरेशन भी बढ़ेगा, लाइफ स्किल, टीम वर्क बढ़ रहा है, सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ रहा है। थर्ड कहता है फिजिकल एक्टिविटीज विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम क्लासरूम लर्निंग। नहीं, फिजिकल एक्टिविटी होंगी बल्कि सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करनी है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स विल रिप्लेस ऑल एकेडमिक सब्जेक्ट। नहीं, स्पोर्ट्स भी रहेगा, बाकी सब्जेक्ट्स भी रहेंगे, सब्जेक्ट के साथ हमें इंटीग्रेट करना है। सो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकेंड है। तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 31 से लेकर हमने जो है 60 तक अपने साइकोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पर किए हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी, उसमें हमने हिंदी इंग्लिश की थी, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम जल्दी डिस्कस करेंगे। 30 करके 3 क्लासेस और आएंगी जिसमें कि हम एडमिन फाइनेंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, आपकी सारी जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस कर लेंगे। जो लोग बाद में जुड़े हैं वो स्टार्टिंग से इस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं। और अगर आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज में। तो लाइव कोर्सेज या रिकॉर्डेड कोर्स या इंटरव्यू बैचेस ज्वाइन करने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी अगर हम बात करें, हमारे पास लेटेस्ट बैच हमारा स्टार्ट हुआ था 12 मई को, तो अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इवनिंग बैचेस की क्लास टाइमिंग है, 2 ईयर्स की वैलिडिटी है, हार्ड कॉपी नोट्स इसके साथ आपको मिल जाते हैं बाय कोरियर। क्लास में जो भी करवाया जाता है वो PDF आपको कंटेंट सेक्शन में मिल जाती है, तो पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर कवर होता है। इसके अलावा रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, KVS, UPSC, EMRS, NVS, आप अलग अलग रिकॉर्डेड बैच भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि मेरा कोर्स मुझे लंबी वैलिडिटी का चाहिए, तो 7 साल की वैलिडिटी का भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए कि मैं अभी एलिजिबल नहीं हूँ लेकिन तैयारी शुरू करना चाहता हूँ, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास गारंटेड सिलेक्शन बैच है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपकी पूरी फीस जो है वापस हो जाएगी, तो वो बैच भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स ऑर्डर करने हैं सिर्फ, तो आप नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। KVS, NVS, UPSC, MRS, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सभी नोट्स अवेलेबल है, और विद सारी चीज़ें उसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो अपडेटेड सिलेबस के साथ अवेलेबल है। तो आप अपना नाम स्पेस देके, अपनी सिटी स्पेस देके, अपना एग्जाम नेम आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि आपके एग्जाम से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।